Okay, so the influence of Greek philosophers on psychology. So Greek philosopher laid the groundwork for the development of psychology as a formal discipline. Their ideas and theories have had profound and enduring impact on the field, shaping its core concepts, methodologies and perspectives. तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीक फिलोसफर्स कौन कौन है हमारे पास? सबसे पहले सोक्रेट्स। तो सोक्रेट्स सबसे पहले फिलोसफर जाने जाते हैं, ग्रीक फिलोसफर्स में से सबसे पहले फिलोसफर्स हैं। देन इनके स्टूडेंट हैं प्लेटो, एंड फिर प्लेटो के स्टूडेंट रहे एरिस्टोटल। ओके, सो इनकी अपनी अपनी फिलोसफीज थी। सोक्रेट्स की एंड प्लेटो की जो फिलोसफी थी ना, वो लगभग सिमिलर थी। अब इन्होंने ना कुछ भी ऐसा रिटर्न नहीं दिया है, सब जो भी इनकी फिलोसफी थी सारी की सारी लिखी प्लेटो ने है। एंड देन एरिस्टोटल इनके स्टूडेंट थे प्लेटो के। ये थोड़े से अपोजिट डायरेक्शन में गए हैं एरिस्टोटल, अभी देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सोक्रेट्स की फिलोसफी के बारे में। तो इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया? इन्होंने डायलैक्टिक मेथड दिया, क्वेश्चन एंड आंसर अप्रोच टू एक्सप्लोर आइडियाज। अब ये क्वेश्चन एंड आंसर करते थे, ठीक है। मान लीजिए कि ये किसी के साथ भी डिबेट करना पसंद करते थे, ठीक है। तो इस चक्कर में इनको जहर भी दे दिया गया था, पहले इनको सजा हुई थी क्योंकि ये बहुत डिबेट करते थे। सर्च फॉर नॉलेज, एम्फेसाइज क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग वर्चूज। इन्होंने वर्चूज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। कनेक्टेड वर्चूज विद नॉलेज, इन्होंने कहा कि वर्चूज एंड नॉलेज दे आर कनेक्टेड। ओके, की कॉन्सेप्ट्स क्या है इनके? द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। इन्होंने कहा कि सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड फिलोसफिकल इंक्वायरी होनी चाहिए। कि अनएग्जामिन्ड का मतलब क्या है कि आप मतलब रीजनिंग के साथ आपकी जो आपके पास एक फिलोसफी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यू शुड बी इग्नोरेंट नहीं हो आप। इग्नोरेंस, ही हेट इग्नोरेंस, ठीक है। इग्नोरेंस के लिए इन्होंने कहा कि आप डू नॉट बी इग्नोरेंट, ठीक है। तो इन्होंने लिटरली एक वर्ड कहा था कि जैसे कि मस्त सुअर है ना, वो मज़े में मतलब कीचड़ में मौज कर रहा है, और उससे अच्छा एक ऐसा इंसान होना है जो कि मतलब इग्नोरेंट ना हो, जो परेशान हो नॉलेज के लिए, जिसको मतलब चीज़ें पता हो, ठीक है। तो मस्त सुअर की बजाय आप थोड़े से इंसान रहो, चाहे बेशक थोड़े परेशान रहो, वो ज़्यादा सही है। तो इन्होंने कहा था अनएग्जामिन्ड लाइफ नॉट वर्थ लिविंग, इन्होंने ये बात की थी। नॉलेज इज़ वर्चू, वर्चू के ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया। वर्चूज़ पता है ना आपको, वर्चू जैसे नॉलेज एंड वर्चू ऑफ ह्यूमर, ओके। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ वर्चूज, जैसे हम पॉजिटिव साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। अभी हमारे पास कैरेक्टर स्ट्रेंथ जिनके अंडर आती हैं, ठीक है, 6 वर्चूज हैं एंड 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ है, ओके। अभी तो इन्होंने वर्चू के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया था। केयर ऑफ द सोल, डेवलपिंग वंस इनर सेल्फ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिकली ये क्या थे? ड्यूलिस्ट थे ये सोल में एंड बॉडी में, दोनों में यकीन रखते थे। एंड रैशनलिज्म, इननेट नॉलेज में इनका यकीन था। सेम गोज फॉर प्लेटो, प्लेटो भी रैशनलिस्ट और नेविस्ट ही थे, ठीक है। तो यूडोमोनिया क्या होता है कि अपनी लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस को यूडोमोनिया बोलते हैं, थ्रू बिल्डिंग वर्चूज। इन्होंने वर्चूज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और उन्होंने कहा कि हम वर्चूज की हेल्प से लंबे टाइम तक खुश रह सकते हैं, ओके। नाउ यूडोमोनिया मीन्स लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस थ्रू बिल्डिंग वर्चूज। नाउ यूडोमोनिया के बारे में इन्होंने बताया था, इट मीन्स लिविंग वेल और फ्लरिशिंग, कि मतलब आप बहुत अच्छे से रह रहे हो। यूडोमोनिया यानी हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स क्या था? इट मीन्स लिविंग वेल और फ्लरिशिंग, कि आप फ्लरिश कर रहे हो। इट इज मोर देन मेयरली अटेनिंग प्लेजर, कि प्लेजर से कुछ ना कुछ, सिर्फ प्लेजर अटेंड करना नहीं है, प्लेजर अटेंड तो है ही है, उसके साथ साथ इट इज मोर देन दैट। एंड देन बीइंग वर्चुअस इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू यूडोमोनिया, कि अगर आपके पास वर्चूज है ना तो वो हैप्पीनेस के आइडेंटिकल ही है, कि यूडोमोनिया के आइडेंटिकल ही है। तो यूडोमोनिया मीन्स हैप्पीनेस, ओके। यूडोमोनिया का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस होता है। और इन्होंने हैप्पीनेस के बारे में ये बातें बताई हैं कि इट मीन्स फ्लरिशिंग, इट इज़ मोर देन मेरली अटेनिंग प्लेजर, प्लेजर से कुछ ज़्यादा होती है हैप्पीनेस। एंड बीइंग वर्चुअस इज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू यूडोमोनिया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों कि यूडोमोनिया के बारे में उन्होंने क्या बताया। यूडोमोनिया है क्या? लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस होती है थ्रू बिल्डिंग वर्चूज, ओके। नाउ प्लेटो ये सोक्रेट्स के स्टूडेंट थे। अब जो भी बात सोक्रेट्स ने कही, इन्होंने लिखी, इन्होंने उसको राइटिंग में, इन्होंने अपनी बुक्स में लिखी। अब इन्होंने क्या क्या थ्योरी दी है? इन्होंने बताया आइडियल फॉर्म के बारे में, एलोग्री दी, इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट एलोग्री दी। एलोग्री क्या होता है? एलोग्री बेसिकली हम समझ सकते हैं कि स्टोरीज एंड पिक्चर्स की हेल्प से कुछ
एक्सप्लेन करते हैं ना, तो उसको एलोगरी बोलते हैं। अभी हम दोनों एलोगरी समझेंगे ना, तो अभी आपको पता चल जाएगा एलोगरी क्या होती है। एंड देन थ्योरी ऑफ नॉलेज, एक्सप्लोर द नेचर ऑफ नॉलेज एंड इट्स इक्विजिशन। इन्होंने थ्योरी ऑफ नॉलेज दी है, मतलब नॉलेज के ऊपर इन्होंने अच्छा खासा काम किया है। ओके, पॉलिटिकल फिलोसफी थी इनके पास, द रिपब्लिक एंड जस्टिस एंड मोरलिटी, इन्होंने पॉलिटिकल फिलोसफी दी है। मेटाफोर्स फॉर मेमोरी, मेमोरी के ऊपर काम दिया। ये वैसे इनकी फिलोसफी है, हमें इतना नहीं जानना है इनके बारे में। जो क्वेश्चंस जहाँ जिस पोर्शन से क्वेश्चन है, जो 20% पार्ट है इनकी थ्योरी का, वो मैं बताऊंगा आपको। सो मेटाफोर्स फॉर मेमोरी, मेटाफोर्स का क्या मतलब है? उन्होंने मेमोरी को किस चीज़ से कंपेयर किया कि मेमोरी कैसे होती है। मेमोरी उन्होंने बताया कि वैक्स टेबलेट की तरह होती है। टेबलेट मतलब कि जैसे कि मतलब जो भी हम उन टेबलेट के ऊपर लिखते हैं ना, और वो वैक्स की बनी होती है, मोम की बनी होती है, तो वो वैसे ही शेप ले लेती है, ठीक है। एंड बर्ड केज की तरह इन्होंने बताया कि जैसे हम हमारी मेमोरी ना बर्ड केज की तरह होती है। जैसे रिट्रीविंग ए मेमोरी इज लाइक कैचिंग ए बर्ड, जैसे हम बर्ड को केज में कैच कर लेते हैं ना, या फिर उसको मतलब वी पुट ए बर्ड इन ए केज लाइक दैट, वी रिट्रीव इंफॉर्मेशन, जैसे कि हम कोई किसी बर्ड को किसी केज में कैच कर रहे हैं। ओके, एंड देन मेटाफिजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजी के ऊपर इन्होंने काम किया। मेटाफिजिकल का क्या मतलब होता है दोस्तों? जैसे स्पिरिचुअल जो चीज़ें हम मेटाफिजिकल को कैसे समझ सकते हैं? थिंग्स दैट आर दैट रिलीजियस, जिन चीज़ों का कॉन्सेप्ट है ना, जैसे सोल एक मेटाफिजिकल एंटिटी होती है, ठीक है। वी कैन नॉट टच देम, वी कैन नॉट फील देम। ओके, तो मेटाफिजिक्स इन्होंने मेटाफिजिकल के बारे में इन्होंने क्या बताया था? ये ड्यूलिज्म में यकीन रखते थे, मतलब कि दे बिलीव इन माइंड एंड बॉडी, और ये कहते थे बोथ आर सेपरेट एंटिटीज। सो ड्यूलिज्म में यकीन था इनका, ड्यूलिस्ट थे, जैसे कि सोक्रेट्स ड्यूलिस्ट थे वैसे ही। ओके, इन्होंने सोल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया है। एक्सप्लोर द नेचर, रिलेशनशिप्स टू द बॉडी एंड डेंसिटी, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, सोल के ऊपर इन्होंने क्या काम किया। अभी हमें यही देखना कि सोल के बारे में इन्होंने क्या बताया। तो इन्होंने 3 पार्ट में सोल को डिवाइड किया, द रैशनल सोल, स्पिरिटेड सोल एंड एपिटेटिव सोल। अब रैशनल सोल इज व्हाट, कहाँ पे पाई जाती है? माइंड के अंदर, मतलब कि इट इज लोकेटेड इन आवर हेड। स्पिरिटेड सोल, इट इज इमोशनल सोल एसोसिएटेड विद करेज, ऑनर एंड एम्बिशन। स्पिरिटेड जो सोल है, इट इज एसोसिएटेड विद करेज, ऑनर एंड एम्बिशन, इमोशन से रिलेटेड होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? इट इज फाउंड इन आवर हार्ट, ओके, और चेस्ट, हार्ट के अंदर और चेस्ट के अंदर। देन वी हैव एपेटाइव और एपेटाइट सोल, इट इज रिलेटेड टू प्लेजर, कनेक्टेड टू डिजायर्स एंड बॉडीली नीड्स। तो जैसे कि आपको पता है सिगमंड फ्रॉइड ने हमारे माइंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। वैसे ही यहीं से आइडिया उठाया था उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड साहब ने, ठीक है, मतलब कि इंस्पायर्ड थे वो यहाँ से। ओके, जैसे कि रैशनल सोल इज, स्पिरिटेड सोल इज लाइक आवर super ego, rational soul is like ego, and appetitive soul is like id. Okay, तो सोल यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं सोल के पार्ट के कि कितने पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने, कौन सी सोल किससे रिलेटेड है। जैसे रैशनल सोल लोकेटेड इन द हेड, इट सीक्स ट्रूथ एंड नॉलेज। ओके, स्पिरिटेड सोल लोकेटेड इन द चेस्ट और इन हार्ट, इट इज एसोसिएटेड विद ऑनर, करेज एंड एम्बिशन। एंड देन वी हैव एपेटाइट सोल और प्लेजर सोल दैट इज कनेक्टेड विद डिजायर्स, जैसे हमारे बॉडीली नीड्स एंड डिजायर को कंप्लीट करने के लिए होती है, ठीक है। तो फ्रॉइड की जो टोपोग्राफी का मॉडल है वो यहीं से इंस्पायर्ड है दोस्तों, ठीक है। तो जहाँ पे जैसे हमारे पास ईगो है, सुपर ईगो है, इड है, ठीक है। एज यू कैन सी देयर आर क्लियर सिमिलरिटीज बिटवीन these two models. Plato's reason corresponding to Freud's ego, the spirited part align with superego. जो spirited part है वो superego के साथ align कर रहा है. Appetitive part similar to id, and while Freud model is more complex and nuanced, it is evident that Plato's ideas provide a foundation for later psychological theories including Freud psychoanalysis. तो इस आइडिया ने बाद की जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं उसके लिए फाउंडेशन प्रोवाइड किया है, और साइकोएनालिसिस एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है उसके लिए, ठीक है। नाउ प्लेटो बिलीव्ड दैट सोल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, जैसा कि अभी हमने बात की, रीजन, स्पिरिट एंड डिजायर. ही थॉट दैट इफ दीज पार्ट्स वर्क टुगेदर करेक्टली सर्टेन वर्चूज विल शो अप इन ए पर्सन्स बिहेवियर. अब उन्होंने कहा कि जैसे अगर ये पार्ट परफेक्टली और एक तरह से कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं ना, तो हम ना वर्चू फील करेंगे.
वर्च्यूज शो करेंगे, ठीक है, जैसे कि विजडम और नॉलेज। तो ये कौन सा वर्च्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रीजन्स वर्च्यू। विजडम्स कम फ्रॉम रैशनल पार्ट ऑफ द सोल, ठीक है, तो ये किस पार्ट से आती है? रैशनल पार्ट से। अगर पूछा, यहाँ से पूछा जा सकता है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। दिस इज पार्ट दैट यूज थिंकिंग एंड नॉलेज एंड टू मेक डिसीजंस एमिंग फॉर ट्रूथ। फॉर प्लेटो, wise people focus on what is real and important rather than just going after what they want and what looks good on the surface. Okay, then we have temperance, controlled desire. temperance का क्या मतलब होता है? कि हमने अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर दिया है, कंट्रोल कर लिया है। टेम्परेंस, ये टॉपिक थोड़ा एक बार दोबारा रिपीट कर दो, थोड़ा समझ नहीं आ रहा। कौन सा टॉपिक? यही? हाँ, यही वर्च्यू वाला। तो ठीक है, जैसे कि प्लेटो ने क्या बताया कि हमारी जो सोल है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, रैशनल सोल, ओके, स्पिरिटेड सोल एंड एपेटाइट सोल। ओके, अब अगर ये तीनों कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे ना, तो हम, जैसे कि अगर एक डोमिनेटिंग है तो हम एक पर्टिकुलर वर्च्यू फील करेंगे या फिर एक पर्टिकुलर वर्च्यू शो करेंगे, दूसरी डोमिनेटिंग है तो दूसरी तरह का वर्च्यू शो करेंगे। और अगर ये तीनों कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं तो हम जस्टिस या हार्मनी ऑफ द सोल, ये ऐसा ऐसे ऐसे वर्च्यू हम फील करेंगे। वर्च्यू जैसे जस्टिस एक वर्च्यू है, वर्च्यू नहीं है, जस्टिस है ना, आपकी कैरेक्टर स्ट्रेंथ या आपकी मतलब कि आप पॉजिटिव पार्ट क्या आपकी पर्सनैलिटी में, उसको बोलेंगे वर्च्यू। ओके, जैसे कि उन्होंने किन किन वर्च्यू का जिक्र किया? उन्होंने मेनली 4 वर्च्यूज का जिक्र किया, विजडम, टेम्परेंस, करेज, एंड करेज मतलब कि आप में हिम्मत कितनी है, एंड जस्टिस। ओके, तो अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग वर्च्यू रिस्पॉन्सिबल है। अब देखो विजडम के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? विजडम कम्स फ्रॉम रैशनल पार्ट। अगर आपका रैशनल जो सोल का पार्ट है ना, वो अगर ज़्यादा डोमिनेटिंग है तो दैट मीन्स यू विल शो विजडम और नॉलेज। ओके, कि अब यू वांट टू सीक विजडम, यू वांट टू सीक नॉलेज। अगर रैशनल पार्ट अगर आपका ज़्यादा, अगर मान लीजिए कि एपेटाइट पार्ट ज़्यादा वो है तो इड की तरह हम प्लेजर सीख करेंगे, नॉलेज एंड विजडम सीख नहीं करेंगे। ओके, देन वी हैव सेकंड वर्च्यू टेम्परेंस। टेम्परेंस इज व्हाट? इट इज आवर कंट्रोल्ड डिजायर्स, कि हमने अपने डिजायर्स को कंट्रोल कर दिया है। टेम्परेंस हैपन्स व्हेन द पार्ट ऑफ अस दैट डिजायर्स थिंग्स, जैसे कि फूड, कंफर्ट, मतलब कि वो पार्ट एक्सेप्ट दैट द रैशनल पार्ट ऑफ द सोल इज इन चार्ज। अब वो पार्ट ये एक्सेप्ट कर लेता है ना कि रैशनल जो पार्ट है ना वो इन चार्ज है, वही सारे डिसीजन ले रहा है, तब हम टेम्परेंस शो करेंगे। समझ पा रही हो तनिषा? एक बार देखो, हमारी सोल के 3 पार्ट बताए ना प्लेटो ने। फर्स्ट इज रीजन, एपेटाइट एंड स्पिरिट। अब ये तीनों अगर कोऑर्डिनेशन में सही तरीके से काम करेंगे तो हम एक पर्टिकुलर वर्च्यू फील करेंगे। अगर रीजन पार्ट ज़्यादा डोमिनेंस में होगा तो हम जैसे नॉलेज एंड विजडम शो करेंगे। ओके, अगर रैशनल पार्ट, सॉरी, ये जो एपेटाइट पार्ट है इसने इसकी डोमिनेंस एक्सेप्ट कर लिया, तब हम वी गोना शो टेम्परेंस, कि हमारी डिजायर्स कंट्रोल में रहेंगी। देन वी हैव करेज और स्पिरिटेड वर्च्यू। करेज इज रिलेटेड टू द स्पिरिटेड पार्ट, जैसे हमारा स्पिरिटेड जो पार्ट है ना, जो कि कहाँ पे पाया जाता है? इट इज रिलेटेड टू इमोशंस एंड हर्ट में पाया जाता है ना। इट्स द पार्ट दैट फील्स इमोशंस लाइक एंगर एंड प्राइड। अब ये वो पार्ट है जो कि एंगर और प्राइड फील करता है। करेज मीन्स स्टिकिंग टू व्हाट यू नो इज राइट इवन व्हेन इट्स स्केरी और हार्ड। कि मतलब करेज का क्या मतलब? कि हिम्मत शो करना, कि आपको जैसा लगता है ना कि ये चीज़ सही है, वहाँ पे आप स्टिक कर रहे हो, उस चीज़ के ऊपर आप अड़े हुए हो। ओके, चाहे वैसे को कितना ही स्केरी हो या कितना ही मुश्किल हो। ओके, जैसे कि मतलब अगर हम सोक्रेट्स का एग्जाम्पल लेना तो उनको पता था कि देखो ना किल देम, ठीक है, और उनके पास मौका भी था कि वो भाग जाएं, बट वो नहीं भागे, ठीक है, बिकॉज वो करेज वाला जो वर्च्यू था ना वो शो कर रहे थे, ठीक है, कि मैं मेरे फिलोसफी के ऊपर मेरे जो बिलीफ है आई स्टिक टू देम, चाहे बेशक कोई कुछ भी कहे, मैं जो यकीन रखता हूँ मेरी जो फिलोसफी में उसमें यकीन रखता रहूँगा, आई विल नॉट चेंज। ओके, देन वी हैव लास्ट वर्च्यू दैट इज जस्टिस, हार्मनी ऑफ द सोल। जस्टिस कि मतलब हार्मनी हो गई यहाँ पे, तीनों जो हमारे पार्ट है ना सोल के, दे आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन। जस्टिस इन प्लेटोज व्यू हैपन व्हेन ऑल 3 पार्ट्स ऑफ द सोल डू देयर जॉब्स विदाउट ट्राइंग टू कंट्रोल वन अनदर। कोई भी एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर रहा है। ओके गाइस, देन वी हैव एलेगरीज। अब बताइए कि ये पार्ट आपका क्लियर है? सोल के 3 पार्ट हैं, जैसे कि रैशनल पार्ट है, एपेटाइट पार्ट है एंड स्पिरिटेड पार्ट है। स्पिरिटेड पार्ट करेज एंड ऑनर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हार्ट में या फिर चेस्ट में पाया जाता है। ओके,
गाइस? ओके, देन वी हैव एलोग्रीज। एलोग्रीज का क्या मतलब है कि जैसे कि ये जो बताते थे ना कि किसी चीज़ को समझाने के लिए पिक्चर्स एंड इमेजेस का यूज़ करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एलोग्री है, कार्ट एलोग्री। कार्ट एलोग्री का क्या मतलब है, जैसे ये एक कार्टियन है और ये कार्ट है घोड़ा गाड़ी जिसको हम बोलते हैं, और दो घोड़े हैं, ठीक है। अब इनमें से जो एक घोड़ा है दैट इज मोरल पार्ट ऑफ आवर सोल एंड इमोरल पार्ट इज ब्लैक हॉर्स एंड रैशनल सोल इज आवर, ये कार्टियन जो है जो इनको हैंडल कर रहा है, दैट्स कार्टियन, दैट इज द रैशनल सोल। दिस एलेगरी डिपिक्ट्स द सोल एज ए कार्ट with the rational white horse region and the irrational black horse passion and cartier willpower strive for harmony between them। तो अब ये कार्टियर ये अपनी सोल है, ओके। और इस सोल को तीन पार्ट दे आर ड्राइविंग बाय दिस थ्री, दिस सोल इज ड्रिवन बाय दिस थ्री पार्ट्स, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाइट हॉर्स जो रिलेटेड है मोरालिटी से और रीजन से, जैसे कि मतलब उन्होंने बताया ना सोल के तीन पार्ट है, तो उन्होंने इस एलेगरी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। देन वी हैव इमोरल पार्ट एंड कार्टियन दैट इज विल पावर, ठीक है, जो कि रैशनल है, जो कि तीनों के बीच में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हार्मनी एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। द कार्टियर रिप्रेजेंट्स इंटेलेक्ट रीजन और द पार्ट ऑफ द सोल दैट मस्ट गाइड द सोल टू द ट्रूथ। वन हॉर्स रिप्रेजेंट्स मोरल इम्पल्स और द पॉजिटिव पार्ट ऑफ passionate nature, for example rightness, indigenous, while the other represents the soul's irrational passion, appetite and concupiscent nature, okay। अब ये वही सोल के जो तीन पार्ट है ना, उसी को इस एलेगरी से समझाने की कोशिश की है, कार्ट एलेगरी से, ओके। तो रैशनल सोल इज लोकेटेड इन द हेड, तो ये पूछ लिया गया था डायरेक्ट, रैशनल जो सोल है that is located in the head, and spirited soul that is located in the chest and is associated with courage, honor and ambition. It is the middle part of the soul that is responsible for our emotions and passion, okay। बताइए क्या ये एलेगरी आपको क्लियर है? गाइस, तनिषा एलेगरी समझ में आई? एलेगरी का क्या मतलब होता है दोस्तों? कोई प्लीज टेल मी व्हाट इज एलेगरी? जैसे हम स्टोरीज से, पिक्चर से किसी कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करें ना, उसको एलेगरी बोलते हैं गाइस। एक इमेज जो एक डीप मीनिंग समझाने की Yes, कोशिश करती yes, है, yes. कोई एक प्रीवियस स्टोरी समझाने की कोशिश करती है, वो होती है एलेगरी। देन वी हैव केव एलेगरी। अब केव एलेगरी क्या है, ये इन्होंने मतलब कि एक पूरी स्टोरी के साथ समझाई थी, ये स्टोरी मैंने लिख दी है, इसको आप पढ़िएगा, मैं आपको एलेगरी समझाता हूँ केव एलेगरी क्या है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे कुछ लोगों को ना चेन से बांधा जा गया था बचपन से ही, ओके, दीज आर दोज पीपल, और पीछे कोई लाइट का सोर्स था, और उस लाइट की सोर्स की वजह से जैसे जो लोग यहाँ से जा रहे थे कुछ भी, तो उसकी शैडो यहाँ पे रिप्रेजेंट होती थी, ठीक है। और ये कहेंगे कि मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इन शैडोज से ही कोई जानते थे, इनके अलावा इनको कुछ नहीं पता था कि कलर्स भी होते हैं कुछ, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट में ये जी रहे थे और अंधेरे में, इस पूरी की पूरी केव में अंधेरे में ये पूरी जिंदगी इन्होंने निकाली, ठीक है। तो अब क्या हुआ उसके बाद, एक इनमें से जो जिसको बांध रखा था ना, वो इंडिविजुअल छूट गया, ठीक है। छूटने के बाद अब वो केव से बाहर निकला तो उसको बहुत सारी लाइट्स की वजह से पेन हुआ अच्छा खासा, ठीक है। बट वो बाहर निकल गया किसी तरह, और उसने देखा कि बाहर कि मतलब जो जिस वर्ल्ड को ये जानते थे ना, वो बिल्कुल भी सच नहीं था, और एक्चुअल में बहुत सारे कलर्स होते हैं एंड बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, एंड तो इसको अब एक नेचर का जो एक्चुअल जो नेचर है ना हमारी, उसके बारे में पता चला। देन ही केम बैक टू दिस गाइस, मतलब कि अपने दोस्तों के पास वापस आया और इसने उनको सच बताने की कोशिश की कि देखो यहाँ ये जो है ना ये सब झूठ है, एंड बाहर कलरफुल चीज़ें हैं एंड ऐसे एनिमल्स हैं एंड ट्रीज एंड फ्लावर्स हैं। तो ये इसके ऊपर हंस रहे थे सारे, ठीक है, कि नहीं ये क्या बकवास कर रहा है इस, ठीक है। तो ये हंसने लगे। तो बेसिकली अब वो इस एलेगरी से क्या बताना चाह रहे थे प्लेटो साहब कि
जैसे जो फिलोसफर है ना वो इस इंडिविजुअल की तरह है जो चेन से छूट गया है और जिसको एक्चुअल सच का पता है, ठीक है, और अब वो अपनी फिलोसफी से ना लोगों को बता रहा है कि एक्चुअल सच क्या है, ठीक है, और लोग उनकी बातों में यकीन नहीं करते ना, तो वो इनकी तरह हैं जो कि अभी सच को नहीं जानते। ओके, सो डिफिकल्टी, द प्रिजनर स्ट्रगल टू सी द वर्ल्ड क्लियरली। पहले तो ब्यूटी, द प्रिजनर्स इवेंचुअली सी द ब्यूटी एंड ट्रूथ ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। रिटर्न, द प्रिजनर फोर्स्ड टू रिटर्न टू द केव, कि मतलब बाद में वो वापस आ गया। रिडिक्यूल, द अदर प्रिजनर्स लाफ एट एंड रिफ्यूज टू बिलीव द प्रिजनर्स क्लेम्स। फिलोसफर किंग, द फ्रीड प्रिजनर, जो ये प्रिजनर जो फ्रीड हो चुका था, इट रिप्रेजेंट द फिलोसफर किंग हु हैज सीन द ट्रूथ एंड मस्ट रिटर्न टू द लीड अदर्स। तो इन्होंने कहा कि आप हम जो फिलोसफर्स हैं ना, हम इसी फ्रीड प्रिजनर की तरह हैं, और आप जो लोग हैं ना, बाकी जो फिलोसफर नहीं हो, यू गाइज आर स्टिल प्रिजनर्स जो कि एक्चुअल ट्रूथ को नहीं जानते हो। तो दिस वाज केव एलेगरी। ओके गाइज, बस ये स्टोरी जो है ये मैंने यहाँ पे आई हैव पुट द एंटायर स्टोरी। आप इसको पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, इट्स नॉट दैट हार्ड। दोस्तों ठीक है, इसके बाद हमारे पास हैं एरिस्टोटल। ये प्लेटो के स्टूडेंट थे, ठीक है। एरिस्टोटल वाज फेमस फिलोसफर हु स्टडीड अंडर प्लेटो एंड टॉट अलेक्जेंडर द ग्रेट। मतलब कि जो सिकंदर थे ना, जो राजा सिकंदर थे, अलेक्जेंडर, उनके गुरु थे, उनके टीचर थे, ठीक है, और ये खुद प्लेटो के स्टूडेंट थे। ही बिलीव्ड इन लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन। अब ये एम्पेरिसिज्म में बिलीव करते थे। एम्पेरिसिज्म क्या था, मैं आपको दोबारा याद दिला देता हूँ कि व्हेन वी एक्वायर द नॉलेज with the help of experience, okay, with the help of our sensory experience। और ये मोनिस्ट थे। मोनिस्ट मतलब कि ये बिलीव करते थे इन सिंगल एंटिटी ऑफ रियलिटी, ओके, मीनिंग ही ओनली बिलीव इन सोल, ओके, कि मतलब माइंड और बॉडी की जो हमारे पास प्रॉब्लम है ना, उसमें अगर ड्यूलिस्ट और मोनिस्ट में ये मोनिज्म के अंदर आएंगे, ठीक है, मोनिस्ट थे ये। प्लेटो, सोक्रेट्स, दे बोथ वर ड्यूलिस्ट, ओके, एरिस्टोटल वर मोनिस्ट, ये बात याद रखिएगा। Now, he believed in learning through observation and classification, मतलब कि empiricism, okay, which is a specific approach, which is a scientific approach. Aristotle thought that the mind and body are connected, and he studied how the soul or the mind works. He wrote about things like perception, memory and thinking. इन्होंने perception के ऊपर काम किया, memory के ऊपर and thinking के ऊपर काम किया। Empiricism के बारे में इन्होंने क्या कहा था कि ये लाइन आपको ऐसे ही याद रखनी है। All knowledge of the external world is gained through experience provided by 5 senses, okay। इन्होंने कहा था कि जितनी भी हमें नॉलेज मिलती है ना ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहरी जो दुनिया है उसकी, वो हम कैसे मिलती है, प्रोवाइडेड बाय 5 सेंसेस, ओके। अगर 5 सेंसेस आपको दिखे, जैसे कि जॉन लॉक भी थे, उन्होंने भी एम्पेरिसिज्म के बारे में एक स्पेसिफिक लाइन कही है, तो ये लाइन एरिस्टोटल के साथ जाएगी। जैसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं आप लोगों से। एम्पेरिसिज्म क्या है दोस्तों, कि हमारे पास बाय बर्थ कोई नॉलेज नहीं होती, ऑल द नॉलेज वी गेन विद द हेल्प ऑफ आवर सेंसरी एक्सपीरियंस, ओके। इंटेलिजेंस के ऊपर इन्होंने काम किया है। ही बिलीव दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, जैसे कि हमारे पास अंडरस्टैंडिंग, 3 तरह की इंटेलिजेंस इन्होंने कही है, एक्शन और डूइंग, प्रोडक्शन और मेकिंग। जैसे कि रॉबर्ट स्टेनबर्ग, उन्होंने भी ट्रायर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है, तो वो यहीं से इंस्पायर्ड है। जैसे कि इन्होंने 3 तरह की इंटेलिजेंस दी, उन्होंने भी 3 तरह की इंटेलिजेंस दी है, ओके। अब उनकी 3 तरह की इंटेलिजेंस हम इंटेलिजेंस में पढ़ेंगे, जब इंटेलिजेंस के जो कॉन्सेप्ट जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे ना। बट अभी हम आपको क्या याद रखना है कि 3 तरह के इंटेलिजेंस जो एरिस्टोटल ने दी है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग और नोइंग, एक्शन एंड प्रोड्यूसिंग और मेकिंग, ओके। प्रैक्टिकल विजडम इन्होंने कहा इंटेलिजेंस को, और 3 पार्ट में डिवाइड किया। प्लीज़ आप इसको याद रखेंगे कि 3 पार्ट में कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया। अब तक पूछा नहीं गया है, बट वो कभी भी पूछ सकते हैं। देन वी हैव एसोसिएशनिज्म। अब एसोसिएशनिज्म क्या है कि मतलब हम 2 इवेंट्स को या किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ एसोसिएट करके देखते हैं, ठीक है। मेंटल प्रोसेसेस अकर ड्यू टू द लिंक करते हैं हम, ठीक है, किसी वी कैन लिंक 2 इवेंट्स, 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 थिंग्स। और इन्होंने 4 लॉज दिए हैं एसोसिएशन के। वो लॉ क्या क्या है, सबसे पहला है कंटिग्यूटी, देन फ्रीक्वेंसी, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ट्रास्ट। कंटिन्यूटी का क्या मतलब कि प्रोक्सिमिटी, कंटिन्यूटी मतलब प्रोक्सिमिटी, थिंग्स क्लोज इन स्पेस और टाइम आर एसोसिएटेड, कि हम उन 2 चीज़ों को लिंक कर देते हैं जो कि स्पेस के अंदर
एंड टाइम के अंदर काफ़ी क्लोजनेस, मतलब कि काफ़ी निकट हमें देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल पहले भी करवाया था, जैसे कि आप लोग चाय पीते हो, ठीक है, और हर बार जब आप चाय पी रहे हो ना तो आप एक कप में चाय पीते हो, ठीक है, दिस इज़ योर कप एंड दिस इज़ योर चाय, ओके। तो ये स्पेस और टाइम में कितने नज़दीक रहते हैं, ठीक है, उससे आप एसोसिएट कर लोगे। मतलब जब भी आपको कप दिखेगा ना आपको चाय की याद आ जाएगी, लिंक कर लोगे आप, ओके। देन फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, कितनी बार वो चीज़ हुई है। जैसे आप 3 या 4 साल से लगातार चाय पी रहे हो और कप में ही चाय पी रहे हो, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, तो आपके जो एसोसिएशन है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की वजह से। रिपीटेड अकरेंस स्ट्रेंथन एसोसिएशंस, ओके। देन वी हैव सिमिलरिटी, सिमिलर थिंग्स ट्रिगर एसोसिएटेड थॉट्स। जैसे कि कोई भी दो चीज़ें एक जैसी दिखाई दे रही हैं तो वो एक दूसरे के साथ हम लिंक कर देंगे। जैसे कि सिबलिंग का एग्जांपल हम ले सकते हैं, है ना, कि मान लीजिए कि किसी सिबलिंग्स को आप जान तो वो काफ़ी सिमिलर दिखते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ। अगर आप में से उनमें से किसी एक को देखोगे ना तो दूसरा भी आपको याद आ जाएगा या याद आ जाएगी। सिबलिंग का मतलब से मेरा था जुड़वा बच्चों को क्या कहेंगे, ट्विंस, ओके। जैसे आप किसी ट्विंस को देखोगे ना तो क्या होगा कि आप किसी एक ट्विंस को देखोगे तो दूसरा आपको अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। देन वी हैव कॉन्ट्रास्ट का मतलब कि अपोजिट भी एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी के पास बिल्कुल जेड ब्लैक फ़ोन है बिल्कुल, ठीक है, तो और किसी के पास बिल्कुल वाइट फ़ोन है आपकी क्लास में, ठीक है, कहीं पर भी, ठीक है, तो जैसे ही ये फ़ोन आपको दिखागा तो दूसरा भी आपको याद आ जाएगा कि एक ऐसा इंडिविजुअल भी है जिसके पास बिल्कुल वाइट कलर का फ़ोन है ना, जैसे ब्लैक एंड वाइट और टॉल एंड शॉर्ट। तो जो अपोजिट चीज़ें ना वो भी एक दूसरे के थॉट्स को रिकलेक्ट करने में हेल्प करते हैं या फिर लिंक करने में हेल्प करते हैं, ओके। सो एरिस्टोटल आइडिया ऑफ एसोसिएशनिज्म लेड द फाउंडेशन ऑफ लेटर साइकोलॉजिकल थ्योरीज एंड रिसर्च। तो बाद में एसोसिएशनिज्म आया है, पूरा का पूरा हमारे पास एक मूवमेंट है, जैसे स्कूल नहीं है वो, बाकी तो हमारे पास जैसे स्कूल है जैसे स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, एसोसिएशनिज्म हमारे पास एक मूवमेंट है, ओके। तो वो मैंने करवाया, उसकी PDF भी भेज रखी है शायद आप लोगों को, तो उसको पढ़िएगा, ठीक है, जब भी मैं करवाऊँगा। जो नए बच्चे उनको तो बाद में करवाऊँगा, खैर जिन्होंने कर लिया वो पढ़ लीजिएगा उसको। बताइए क्या आपको ये तीनों फिलोसफर्स इनकी थ्योरीज समझ में आई गाइस? हाँ जी। ओके, देन वी हैव हिपोक्रेट्स। अब आपने ओथ सुनी है, हिपोक्रेट ओथ, डॉक्टर जो ओथ लेते हैं गाइस? फिल्म में देखिए। एक हिपोक्रेट ओथ होती है, डॉक्टर्स एक ओथ लेते हैं, ठीक है। तो ओथ क्या है कि मतलब कि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, किसी को भी इलाज की जरूरत होगी ना तो आप लोगे। तो हिपोक्रेट ओथ क्यों लेते हो, मतलब हिपोक्रेट का नाम क्यों आता है? बिकॉज ही इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, ओके। मेडिसिन के फादर जाने जाते हैं। ह्यूमर थ्योरी इन्होंने दी है, ह्यूमर का मतलब मजाक करना नहीं है यहाँ पे, ह्यूमर का मतलब इन्होंने कुछ फ्लूइड बताया अपनी बॉडी के अंदर, उनको ह्यूमर बोला है। सो हिपोक्रेट्स कंसिडर द फादर ऑफ मेडिसिन, ही बिलीव्ड इन हेल्थ अरोज फ्रॉम बैलेंस ऑफ 4 बॉडी फ्लूइड्स। तो उन्होंने 4 बॉडी फ्लूइड के बारे में बताया, ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फेल्गम, ओके। अब ये काफ़ी, जब उस टाइम पे इन्होंने क्या बताया था कि जैसे उस टाइम पे जनरली क्या बिलीव था कि किसी स्पिरिट की वजह से, किसी ऐसी सुपर नेचुरल जो पावर है उस वजह से जो बॉडी में प्रॉब्लम होती है ना, या मेंटल प्रॉब्लम या फिजिकल प्रॉब्लम, वो उन वजह से होती हैं। तो हिपोक्रेट्स डिनाइड दैट, इन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, कि आपकी बॉडी के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिस वजह से आपको मेंटल प्रॉब्लम या फिर फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे इस लेवल के थॉट, मतलब इस लेवल की फिलोसफी बहुत बड़ी बात थी, ओके। तो इन्होंने ही जो हमें फाउंडेशन दी हैं आज की जो मेडिसिन, इनके ही मतलब जो फिलोसफी है उसी पे बिल्ड हुई है। तो इन्होंने 4 तरह के फ्लूइड बताए, ये नाम आपको याद रखने हैं, ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल एंड फेल्गम, ओके। नाउ अब इस फिलोसफी ह्यूमर थ्योरी को उठा के बाद में वो दे दी थी, गैलन ने एक पर्सनैलिटी की थ्योरी दे दी थी, ठीक है। एग्रीड विद द ब्रेन इज द सेंटर ऑफ द इंटेलिजेंस। इन्होंने क्या अग्रीमेंट दिया कि जैसे कई फिलोसफर्स ये मानते थे कि जो हार्ट है ना वो इंटेलिजेंस का सेंटर है, बट एक्चुअल में ही अग्रीड और ही सेड दैट ब्रेन इज द सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। तो जो 4 पर्सनैलिटी के हमारे पास टाइप हैं वो हैं सैंग्वाइन, जो कि ब्लड की वजह से आती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। देन वी हैव कोलेरिक, जो कि येलो बाइल की वजह से होती है, इरिटेबल एंड क्विक टेम्पर्ड, कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना,
तो वो येलो बाइल की वजह से होगा। एंड देन वी हैव मेलनकोलिक ब्लैक बाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। थॉटफुल एंड सैड, डिप्रेशन जो डिप्रेस्ड इंडिविजुअल होंगे ना वो मेलनकोलिक या फिर ब्लैक बाइल की वजह से होंगे। देन वी हैव फ्लेगमेटिक और फेलकम, काम एंड रिलैक्स्ड। हिपोक्रेट्स सब्सक्राइब टू द ड्यूलिस्टिक व्यू, उन्होंने ड्यूलिज्म में यकीन रखते थे वो, ठीक है। अभी ये 4 तरह की पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि उन्होंने दी, ये अभी हम देखेंगे। अभी आपको यहाँ पे ये क्या याद रखना कि हिपोक्रेट्स ने 4 बॉडी फ्लूइड या ह्यूमर थ्योरी दी है, और बॉडी फ्लूइड कौन कौन से हैं? ब्लड, फेलकम, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल। ओके, थ्योरी ऑफ 4 ह्यूमर ऑल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ डिजीज। अब इसी 4 ह्यूमर थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ डिजीज बोलते हैं। इन सिंपल टर्म्स, हिपोक्रेट्स बिलीव्ड दैट पर्सन's health depends on the balance of 4 bodily fluids. These fluids were blood, phlegm, yellow bile and black bile. If these fluids were in balance, the person was healthy और person will feel जो उसकी जो कहेंगे कि बिल्कुल हेल्थ या फिर वेलनेस फील करेगा। However, if one of these fluids was not out of balance, it could cause illness. अगर इनमें से किसी एक भी फ्लूइड के अंदर इम्बैलेंस हुआ तो इलनेस की वजह हो सकती है, ठीक है। Hippocrates believed that each of the 4 body fluids were associated with specific quality, ठीक है। अब इन्होंने किस क्वालिटी के साथ, फिजिकल क्वालिटी के साथ किस फ्लूइड को एसोसिएट किया, अब ये आज तक पूछा नहीं गया है, बट एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या पता कभी पूछ लें। तो येलो बाइल को हीट के साथ उन्होंने, ठीक है, जैसे फायर जो होती है ना जनरली येलो होती है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ब्लड को ड्राइनेस के साथ, फेलकम को मॉइस्चर के साथ एंड ब्लैक बाइल को कोल्ड के साथ। ओके, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। देन वन ऑफ द वर्क्स ही इज क्रिएटेड विद ऑन द सेक्रेट डिजीज, इन्होंने मतलब कि एक बुक लिखी है, इज कंसिडर एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क इन द हिस्ट्री ऑन द सेक्रेट डिजीज, ठीक है। सेक्रेट का मतलब धार्मिक, ठीक है, धार्मिक जो बीमारियां उसके ऊपर इन्होंने एक बुक लिखी है। हिपोक्रेट्स बिलीव्ड दैट एपिलेप्सी वाज द नेचुरल डिजीज, नॉट ए रिजल्ट ऑफ सुपरनेचुरल फोर्सेस। ही थॉट it was caused by a problem with the brain, specifically an imbalance of bodily fluid. This was significant step forward in understanding mental health as it moved away from सुपरस्टिशियस बिलीफ की पहले क्या बिलीव किया जाता है कि सुपर नेचुरल किसी स्पिरिट की वजह से, किसी भूत प्रेत आत्मा की वजह से आपको एपिलेप्सी या फिर और जितनी भी मेंटल प्रोसेस है ना वो होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने ही डिनाइड दिस थ्योरी, जो सुपर नेचुरल, जो सुपरस्टिशियस जो बिलीफ है ना, या सुपर नेचुरल किसी उस वजह से, भूत की वजह से, स्पिरिट की वजह से जो प्रॉब्लम है, ही डिनाइड दैट। हिपोक्रेट्स ऑल्सो कैटेगराइज मेंटल डिसऑर्डर इनटू 3 टाइप्स, इन्होंने 3 टाइप्स में मेंटल डिसऑर्डर को डिवाइड किया, दैट इज मेनिया, मेलनकोलिया एंड फेरेंटिस। ओके, दिस वाज द अर्ली अटेम्प्ट टू क्लासिफाई अंडरस्टैंड डिफरेंट मेंटल हेल्थ कंडीशंस। तो मेनिया में मेलनकोलिया एंड फेरेंटिसिस। ओके, तो ये बस आपको ये याद रखना कि 3 तरह के जो मेंटल डिसऑर्डर बताए थे हिपोक्रेट्स ने, वो कौन कौन से थे? मेलनकोलिया, मेनिया एंड फेरेंटिसिस। ओके, एमएमपी बताइए, हिपोक्रेट्स की फिलोसफी क्लियर है आपको? 4 ह्यूमर्स, मेनली 4 ह्यूमर्स के बारे में पूछा जाएगा गाइस। हेलो, ठीक है। नाउ वी हैव गैलन। तो गैलन ने क्या किया कि जैसे इन्होंने 4 ह्यूमर दिए थे ना, इन 4 ह्यूमर्स को उठा के इन्होंने एक पर्सनालिटी की थ्योरी दे दी। अब ये थ्योरी हम जब हम पर्सनालिटी पढ़ेंगे ना वहाँ पर भी पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पे इनको पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। ही एक्सपेंडेड हिपोक्रेट्स थ्योरी लिंक्ड 4 ह्यूमर टू पर्सनालिटी। अब इन्होंने जो 4 ह्यूमर ना उसको पर्सनालिटी से लिंक कर दिया। जो जैसे सैंग्वाइन और मेलनकोलिक जो हमने पर्सनालिटी के टाइप पढ़े ना, वो इन्होंने ही दिए थे, ठीक है। वो हिपोक्रेट्स ने नहीं दिए, हिपोक्रेट्स ने सिर्फ 4 ह्यूमर्स दिए थे, ठीक है। तो 4 टेम्परामेंट्स इन्होंने दिए, जैसे सैंग्वाइन, फ्लेगमेटिक, कोलेरिक एंड मेलनकोलिक। अब आपको ये याद रखना है कि किस फ्लूइड की वजह से, किस ह्यूमर की वजह से किस तरह की पर्सनालिटी ट्रीटमेंट, पर्सनालिटी टेम्परामेंट शो होता है। तो ह्यूमर बैलेंस की इन्होंने बात की, पर्सनालिटी बेस्ड ऑन द बैलेंस ऑफ ह्यूमर इन द बॉडी की। अगर जैसे ये बैलेंस में रहेंगे ना चारों ह्यूमर्स, तो पर्सनालिटी भी बैलेंस्ड रहेगी। तो इन्होंने बताया कि सैंग्वाइन और इट इज़ ड्यू टू ब्लड ज़्यादा होने की वजह से सैंग्वाइन पर्सनालिटी आ जाएगी। टेम्परामेंट जो आपका आएगा वो सैंग्वाइन आएगा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? चीयरफुलनेस, ऑप्टिमिस्टिक एंड करेजियस कैरेक्टरिस्टिक आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड ये रहा, ठीक है। देन वी हैव कोलेरिक,
इट इज़ ड्यू टू येलो बाइल। इरिटेबल, क्विक टेम्परामेंट, क्विकली मतलब जैसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा तो ठीक है, उसको क्विक टेम्पर्ड बोलेंगे, ठीक है। तो कोलेरिक किस वजह से होगा? येलो बाइल की वजह से। देन वी हैव मेलनकोलिक, इट इज़ ड्यू टू ब्लैक बाइल, ठीक है। ये ब्लैक है दोस्तों, ये वैसे ही ब्लू कर रखा है, मैं इसको लिख देता हूँ ब्लैक, ठीक है। तो इट इज़ ड्यू टू मेलनकोलिक। अब जैसे ब्लैक बाइल ज़्यादा है तो आप मेलनकोलिक हो जाओगे, मतलब कि थॉटफुल, सैड, काइंड ऑफ डिप्रेस्ड हो जाओगे, ठीक है। पोएटिक, आर्टिस्टिक, तो ये करेक्टरिस्टिक्स एक बार पढ़ लीजिएगा तो हो सकता है पूछ लें आपसे। देन वी हैव फ्लेगमेटिक, फ्लेगमेटिक इज ड्यू टू फेलगम। तो जो फ्लेगमेटिक इंडिविजुअल होगा वो कैसे करेक्टरिस्टिक्स शो करेगा? काम, रिलैक्स्ड, डलनेस भी शो कर सकता है, ओके। तो सैंग्वाइन इज ड्यू टू ब्लड, कोलेरिक इज ड्यू टू येलो बाइल, मेलनकोलिक इज ड्यू टू ब्लैक बाइल एंड फ्लेगमेटिक इज ड्यू टू फेलगम, ओके गाइस। Is that clear? इसमें अलग क्या है हिपोक्रेट्स की थ्योरी से? इन्होंने टेम्परामेंट से एसोसिएट कर दिया ना, ही डिडंट एसोसिएटेड कि आपकी करेक्टरिस्टिक्स ये होंगे कि ब्लड, उन्होंने बस ये बताया, देखो उन्होंने बस ये बताया हिपोक्रेट्स ने कि हमारे पास 4 तरह के ह्यूमर होते हैं। इन ह्यूमर के अंदर अगर आप बैलेंस्ड रहेंगे ना तो आप यू विल फील वेलनेस, ओके, आप वेल फील करोगे। अगर इसमें किसी तरह का इम्बैलेंस होगा तो इलनेस हो जाएगी, आपको मेंटल इलनेस भी हो सकती है और साइकोलॉजिकल और ये फिजिकल इलनेस भी हो सकती है, ओके। बस इन्होंने इतना बताया। अब इस थ्योरी को एक्सपेंड किसने किया? गैलन ने। गैलन ने क्या बताया कि अगर मान लीजिए कि आपके अंदर ब्लैक बाइल ज़्यादा है तो आप मेलनकोलिक बन जाओगे। मेलनकोलिक का क्या मतलब है? कोई पूछे हाँ भाई मेलनकोलिक का क्या मतलब? मेलनकोलिक का ये मतलब है कि आप थोड़े सैड रहोगे, थोड़े थॉटफुल हो गए, थोड़े आर्टिस्टिक, थोड़े पोएटिक पर्सन हो, ठीक है। अच्छा, कोलेरिक का क्या मतलब है? कोलेरिक क्यों होता है इंडिविजुअल? कोलेरिक इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर येलो बाइल ज़्यादा है। अच्छा, क्या मतलब है कोलेरिक का? कि मतलब आप थोड़े इरिटेबल हो, क्विक टेम्पर्ड हो, थोड़े एंग्री, जल्दी एंगर शो करोगे। अच्छा, फिर फ्लेगमेटिक का क्या होता है? फेलगम, जो आपके अंदर जो फ्लूइड है वो अगर ज़्यादा हो गया तो आप फ्लेगमेटिक हो जाओगे, मतलब कि आप थोड़े काम हो, रिलैक्स्ड हो, डल हो, ठीक है, उनको बोलेंगे। देन वी हैव सैंग्वाइन। सैंग्वाइन मतलब कि ब्लड की वजह से होता है कि ब्लड अगर ज़्यादा है तो। अब देखो ये इंडिविजुअल मेलनकोलिक है क्योंकि इसके 3 जो है ना दे आर लेस इन अमाउंट और जो ब्लैक बाइल है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मेलनकोलिक पर्सनैलिटी का है, ठीक है। और अगर इंटायर जो आपकी ऑल ओवर जो पर्सनैलिटी है ना वो सही कैसे रहेगी, बैलेंस्ड कैसे रहेगी? जब ये सारे के सारे जो फ्लूइड हैं बैलेंस में होंगे।